मिस्टर एक्स को बोलता है कि मैं आपको ये 2000 यूनिट्स का ऑर्डर दे रहा हूँ और क्योंकि मैं आपका फ्रेंड हूँ तो मुझे कुछ एक स्पेशल डिस्काउंट भी चाहिए, क्योंकि दोस्ती में तो डिस्काउंट मांगते ही है। तो क्योंकि मिस्टर एक्स के पास गया, मिस्टर एक्स ने उसको मुंह पे मना तो नहीं किया कि मुझे आपको डिस्काउंट नहीं देना है, क्योंकि बिजनेस तो मिस्टर एक्स भी करने बैठे थे। मिस्टर एक्स, अब क्योंकि मिस्टर एक्स ने सोचा कि मैं इनको मना तो नहीं कर सकता, तो मिस्टर एक्स इस सिचुएशन से अब कैसे निकले, क्योंकि उन्हें डिस्काउंट देना भी नहीं उसे, और उनकी जो पॉलिसी है कि 25% मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो वह 25% प्रॉफिट कमा भी लूं। तो इस सिचुएशन को हम मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि जहां मिस्टर एक्स 25% प्रॉफिट भी कमा लेंगे और वो उनके फ्रेंड को डिस्काउंट भी दे देंगे। तो इससे फ्रेंड भी खुश, मिस्टर एक्स भी खुश, और जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग आती है वो भी खुश। हम देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर मिस्टर एक्स 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग मटेरियल की कॉस्ट आ रही है 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, टोटल 2 लाख रुपए। लेबर की कॉस्ट 4 लाख रुपए आ रही है 40 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 2 लाख रुपए, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट जो आ रही है वो आ रही है 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट आ रही है 10 लाख रुपए। और मिस्टर एक्स जो कि प्रेजेंटली 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस प्रकार उनकी जो कॉस्ट होगी वो होगी 100 रुपए पर यूनिट, और इसमें वो अपना प्रॉफिट जो उनकी पॉलिसी है 25 रुपए पर जो भी कॉस्ट होती है उसमें 25% के हिसाब से ऐड करके वो बेचते हैं। तो इस हिसाब से अभी तक जो उनकी सेलिंग प्राइस आ रही थी वो आ रही थी 125 रुपीज, जो उनका प्रेजेंट केस था कि जहां उनकी कॉस्ट 100 रुपए थी और उसमें वो अपनी 25% कॉस्ट में ऐड करके 125 में बेच रहे हैं। अब क्योंकि मिस्टर एक्स के पास उनके फ्रेंड आए और अब उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तब क्योंकि उनको 10,000 यूनिट से सीधे अब उनको 12,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उनकी जो एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड होगी वो इसके रिगार्डिंग होगी 4,000 रुपए, 200 प्लस लेबर की कॉस्ट 8,000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट 4,000 रुपए के हिसाब से उनकी इस पर्टिकुलर डिसीजन के रिगार्डिंग टोटल कॉस्ट इनकर्ड हो रही है 16,000 रुपए। मिस्टर एक्स की जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड हुई इस पर्टिकुलर एडिशनल डिसीजन के रिगार्डिंग वो ही 16,000 रुपए। तो इस प्रकार उनकी जो पर यूनिट कॉस्ट आई वो 16,000 डिवाइड बाय 2,000, तो 80 रुपए पर यूनिट की उनकी कॉस्ट आई। मिस्टर एक्स की पॉलिसी क्या है, कॉस्ट जितनी में आएगी उसमें 25% प्रॉफिट ऐड करके बेच देंगे। उनकी पर्टिकुलर कॉस्ट आई 80 रुपए, 80 रुपए के हिसाब से उन्होंने प्रॉफिट ऐड कर लिया अपना 25% 20 रुपए। तो उनकी जो उनके हिसाब से सेलिंग प्राइस होनी चाहिए थी वो 100 रुपीज होनी चाहिए थी। मिस्टर एक्स के रिगार्डिंग ये बिल्कुल सही भी है, उनकी पॉलिसी जितनी कॉस्ट लगाएंगे उसमें 25% अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे, तो इस हिसाब से उनकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपए। तो अब मिस्टर एक्स जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग जानते हैं, तो इस हिसाब से उनको पता लग गया कि मेरी एडिशनल कॉस्ट आ रही है 80 रुपए आ रही है, तो इस हिसाब से उन्होंने अपनी प्रॉफिट मार्जिन को जोड़ के सेलिंग प्राइस निकाल ली 100 रुपए। अब नॉर्मल उनकी सेलिंग प्राइस आ रही थी 125, तो मिस्टर एक्स आसानी से उसको 25% का डिस्काउंट भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार मिस्टर एक्स ना तो उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करा, जो उनकी पॉलिसी थी कि मेरे को कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड होगी उसमें मेरा 20% ऐड करके बेचना है, और इसी प्रकार उनका दोस्त भी खुश हो गया क्योंकि उसको 25% डिस्काउंट मिल गया नॉर्मल सेलिंग प्राइस से। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे जब हमने डिसीजन लिया तो दोनों खुश, मिस्टर एक्स भी और उनका फ्रेंड भी। अगर मिस्टर एक्स को यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं आ पाती तो सिचुएशन कुछ और हो सकती थी। तो इस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आती है। अब देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक को डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग यूज करते हैं तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक को यूज करते समय हमें टाइम फैक्टर और इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को भी ध्यान रखना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक हमेशा कंट्रीब्यूशन को ज्यादा से ज्यादा करने पर जोर देती है। इस टेक्निक के अंदर होता क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनकर्ड करके दे रहा है हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट हम इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को ध्यान नहीं रखते हैं। हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग लेते समय कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, साथ ही हमें इन्वेस्टमेंट को भी देखना चाहिए। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें 10 लाख इन्वेस्ट करने पर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 5 लाख रुपए, वही दूसरा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें 50 लाख इन्वेस्ट करने पर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 6 लाख रुपए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक है वो कंट्रीब्यूशन को ज्यादा करने पर जोर देती है। मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक पे हम ये सोच सकते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर 6 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बट हमें वहां पे ये भी देखना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है। एक प्रोजेक्ट में हमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना होगा और दूसरे प्रोजेक्ट में हमें 50 लाख रुपए। तो इस तरह हमें इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात मैंने बोला टाइम फैक्टर। मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक के अंदर हमें टाइम फैक्टर को भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें कंट्रीब्यूशन से मिल रहा होता है। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर मुझे 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, और दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर मुझे 3 लाख का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर मुझे सेम कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो मैं कोई सा भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकता हूं मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पे। लेकिन मान लीजिए पहले केस के अंदर जो मेरे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें से 8 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है और जो मुझे आज ही के डेट में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी।
जबकि जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसके अंदर मान लीजिए 8 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट है और 2 लाख रुपए फिक्स्ड कॉस्ट है जो मुझे आज की तारीख में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट 1 साल में रेडी होता है, तो हम सिचुएशन 1 देखें, सिचुएशन 1 में हुआ ये कि हमें 3 लाख का कंट्रीब्यूशन तो मिल रहा है, लेकिन सिचुएशन 1 के अंदर हमें 3 लाख के कंट्रीब्यूशन के लिए 8 लाख रुपए आज की तारीख में ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। जबकि अगर हम प्रोजेक्ट 2 में जाए तो उसमें भी हमें 3 लाख का कंट्रीब्यूशन तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो आज की तारीख में सिर्फ हमारा 2 लाख रुपए ही होगा। बाकी जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो इनकर्ड होगी, लेकिन वो आज की प्रेजेंट टाइम में इनकर्ड नहीं होगी। तो इसलिए हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग है उसमें हम टाइम फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमें जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है उनका सेग्रीगेशन भी बहुत ध्यान से करना चाहिए। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो वेरिएबल भी होती है और फिक्स्ड भी होती है। तो हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग लेते समय जो कॉस्ट जिनमें दोनों नेचर है तो हमें उन कॉस्ट को इस हिसाब से बांटना चाहिए, हम उनका वेरिएबल पार्ट को अलग कर सके और फिक्स्ड कॉस्ट पार्ट को अलग कर सके, और जो पार्ट उसके लिए रिलेवेंट है उसे डिसीजन मेकिंग के अंदर काम में ले सके। थैंक यू गाइस। किसी को क्वेरीज? Thank you, Gaurav ji, for such a nice presentation. Now, PJ time. So now, Alok ji loves it when his Sony smartphone hangs and give him problem. So can you tell me why? Yes, Sony de nakhre, Sony lag de mainu. Now one more. क्रिकेट टीम के जब सब प्लेयर आउट हो जाते हैं तो सारे मच्छर भाग जाते हैं। Yes. Let us move on to our next presenter. सतीश मंगल के हैं ये दीवाने और आजकल टैब के बने हुए हैं परवाने। भरत सर को पटाने की बहुत कर रहे हैं ये मेहनत, बनाना फॉर्म 35 है इनकी ताकत। है जो जरा से सेल्फ ऑब्सेस्ड, हेल्पिंग भी है पर फिर भी रहते हैं थोड़े से मेस्ड। एनी गेसेस? Yes, so we would like to invite Prachir ji to present his topic, fallout of ICDS construction contract. Good morning everyone. Thank you. The day has come for which we have waited for so long. Now I'll start with my presentation, which is also a controversial topic. I've written a controversial article which is based on power of enhancement of CIT appeals, and I am presenting a topic which is also a controversial one. फॉलआउट ऑफ ICDS कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कोई बता सकता है कि ये जो हम AS7 और ICDS लेके आए हैं इसका मोटिव क्या होता है? कोई बता सकता है? सोमेश जी। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में जनरली रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3 से 4 साल में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हम उसके एट द एंड तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहेंगे। तो जो स्टेजेस होती है वो डिटरमाइन की जाती है और उसके बेसिस पे हम कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैं पहले AS7 के अकॉर्डिंग जाना चाहूंगा, जिसमें पहले 2002 से पहले 2 मेथड्स प्रिस्क्राइब किए गए थे। POCM, जिसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता था परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, मतलब जो जितनी स्टेज कंप्लीट होती जाएगी उसके हिसाब से हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाएंगे। और दूसरा एक होता था कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड, जिसमें जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तभी हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। तो AS7 2002 में रिवाइज हुआ और उसमें POCM मेथड ही प्रिस्क्राइब किया गया, जिसमें बताया गया कि आप स्टेज ऑफ कंप्लीशन के थ्रू ही आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। जितनी आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन होती जाएगी उस हिसाब से आप अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करते जाएं। AS7 में 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से पहला है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें आउटकम को रिलायबली एस्टिमेट करने के लिए 4 कंडीशंस दी गई है, जिसमें से पहली कंडीशन है कि रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर पाए, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू आप रिलायबली मेजर कर पाए। फिर सेकंड है जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो शुड फ्लो टू एंटरप्राइज ओनली।
फिर थर्ड है both contract cost to complete the contract and stage of contract completion at the reporting date can be measured reliably. जब हम वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने वाली स्टेज पे हों तब हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकाल सकें और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में लगेगी वो निकाल पाए। तो इसकी एक थर्ड कंडीशन है। और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो होती है एट्रीब्यूटेबल, देखिए कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चलते हैं, तो 4 प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जैसे कि डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी कॉमनली यूज हो रही है, 4 प्रोजेक्ट्स में प्लांट एंड मशीनरी जो कॉमनली यूज हो रही है, जो उसका डेप्रिसिएशन होगा वो एट्रीब्यूटेबल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बन जाएगी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। फिर इसमें ही AS7 में दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है वो है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, और उसमें आउटकम रिलायबली एस्टिमेट करने के लिए 2 कंडीशंस बताई गई है। इफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्ट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, जो कि पहले वाले जो कॉन्ट्रैक्ट बताया गया था उसके सिमिलर है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट वेदर और नॉट स्पेसिफिकली रिम्बर्सेबल कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड रिलायबली। ये भी बिल्कुल